बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस डिस्कस करेंगे। अब ये कि होम्योस्टेसिस है क्या, पहले हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो होम्योस्टेसिस इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सूटेबल लिमिट्स। यानी कि होम्योस्टेसिस का मतलब है कि एक जैसा रखना, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जिससे एक ऑर्गेनिज़म की इंटरनल एनवायरनमेंट एक ख़ास लिमिट्स में मेंटेन रहे ताकि बॉडी सही तरह से वर्क कर सके। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होती है? तो इंटरनल एनवायरनमेंट में बॉडी के अंदर वाटर क्वांटिटी कितनी है, उसके अंदर नमकियात कितनी है, उसका टेम्परेचर क्या है, ये सब जो उसका मेंटेन रहता है, ये सब उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब ये क्यों ज़रूरी है कि होम्योस्टेसिस के ज़रिए इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाए? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, या सेल की जो वर्किंग है वो एक ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए होता है उसको। तो अगर वो चेंज हो जाए तो सेल्स अपना काम ख़राब कर देते हैं या बॉडी अपना काम सही तरह नहीं कर पाती। अब जिस तरह से बाहर का टेम्परेचर डे नाइट में चेंज होता रहता है, लेकिन बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और उसी में एंजाइम्स सही तरह से वर्क कर सकते हैं। इसी तरह पीएच भी बॉडी का एक ख़ास मेंटेन रहता है। तो इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए जो भी प्रोसेसेस बॉडी करती है वो सब होम्योस्टेसिस है। अब ये जो इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने का प्रोसेस होता है वो एक ख़ास फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए होता है। अब इसमें ये होता है कि जब कोई भी कंडीशन हो, कोई स्टिमुलस हो जिसमें कोई चीज़ डिक्रीज़ हो गई है या इंक्रीज़ हो गई है, तो वो फीडबैक मैकेनिज़्म से डिटेक्टेड होती है और फिर कंट्रोल सेंटर जो भी है, चाहे सीएनएस है या जो भी ऑर्गेनिज़म का कंट्रोल सेंटर है, वहाँ तक स्टिमुला या सिग्नल्स जाते हैं और फिर वो एक मैकेनिज़्म ट्रिगर होता है जिसको करेक्टिव मैकेनिज़्म कहते हैं। उस करेक्टिव मैकेनिज़्म के ज़रिए जो भी कंडीशन में चेंजेस आई थी उसको दोबारा नॉर्मलाइज़ किया जाता है और जो भी सेट पॉइंट था, एक मेंटेन लेवल था, उस पे उसको मेंटेन किया जाता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें जो है वो ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिसमें हमारा वाटर और सॉल्ट लूज़ हो जाता है। तो बॉडी अपना दोबारा से वाटर मेंटेन करने के लिए हमारी प्यास को बढ़ाती है। तो इस तरह हम ज़्यादा पानी पीते हैं जिससे दोबारा से बॉडी अपने वाटर कंटेंट को नॉर्मलाइज करती है और साथ ही साथ यूरिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है। तो बॉडी से यूरिन की फॉर्म में वाटर कम लॉस्ट होता है। इस तरह से दोनों मैकेनिज़्म के ज़रिए वाटर को मेंटेन रखा जाता है बॉडी में एक ख़ास क्वांटिटी में, ताकि बॉडी सही तरह वर्क कर सके। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स अपनी एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन रखते हैं? तो 3 प्रोसेसेस होते हैं: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये कि इंटरनल वाटर और सॉल्ट कंडीशंस को एक ख़ास हद में मेंटेन रखा जाए। थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को एक ख़ास लिमिट्स में मेंटेन रखा जाए जहाँ पे एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। और एक्सक्रीशन जहाँ पे मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेट्स या एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, गम्स, लैटेक्स एक्सेट्रा। प्लांट्स किस तरह स्टोर करते हैं या रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो हम सबको पता है, जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड होती है और ऑक्सीजन एक्सक्रीट हो जाती है।
रेस्पिरेशन जो कि सारे लिविंग सेल्स में होता है, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में नहीं होता है प्लांट्स के, वो डे और नाइट दोनों में होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है। अब प्लांट्स जो अपना एक्स्ट्रा वाटर होते हैं कैसे रिमूव करते हैं, यानी कि जो वाटर मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ उसको किस तरह रिमूव किया जाता है। तो इसके लिए दो प्रोसेसेस प्लांट्स करते हैं, ट्रांसपैरेशन और गटेशन। ट्रांसपैरेशन क्या है? ट्रांसपैरेशन डे टाइम में होता है और ये रिमूवल ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पार्ट्स एयर में, हवा में या खुले हैं उधर से बुखारात की शक्ल में पानी लूज़ होता है। और फिर गटेशन क्या है? तो गटेशन जो है वो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। इसके लिए स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हाइड्रोथोट्स कहते हैं और ये सिर्फ रात में होता है जब वाटर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है लीव्स में और एनवायरनमेंट कूल होती है। वाटर के अलावा कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें लैटेक्स है, रेजिन है, गम है और कुछ मिसलेजिनस मटेरियल है। जैसे कुछ कार्निवोरस प्लांट्स हैं वो मिसलेजिनस मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को आसानी से चिपका के अपने अंदर यूटिलाइज कर सकें। इसी तरह से नीम या कीकर जो है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ गम्स प्रोड्यूस करती हैं और इसके अलावा जो है वो कोनीफेरस प्लांट्स जो हैं वो रेजिन लाइक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और रबर प्लांट जो है वो लैटेक्स मटेरियल प्रोड्यूस करती है। ये सब हार्मलेस कंपाउंड्स होते हैं और ये प्लांट्स सीक्रेट करते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे एक्स्ट्रा वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है, यानी कि अपनी ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो हमें सबको पता है कि डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स में ग्रो करते हैं, यानी कि डिफरेंट सॉइल्स में होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर में होते हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो कीचड़ वगैरह में भी ग्रो करते हैं। तो इस तरह से इसी बेसिस पे उनको 4 मुख्तलिफ़ किस्मों में डिवाइड किया जाता है और ये 4 किस्में हैं: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। हाइड्रो की मीनिंग है वाटर और फाइट का मीनिंग प्लांट्स है। अब या तो ये टोटली सबमर्ज्ड होते हैं प्लांट्स में या वाटर में, या फिर पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं और अपने अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए वो कुछ एडाप्टेशंस कर लेते हैं, जिसमें ये कि इनकी रूट्स या तो नहीं होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड स्मॉल रूट्स होती हैं। ठीक है, लीव्स इनके बड़े और ब्रॉड होते हैं, खासकर जो पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं इनके काफ़ी ब्रॉड लीव्स होते हैं और जिसमें स्टोमेटा उनके अपर साइड पर या अपर एपिडर्मिस में होता है। एग्जाम्पल इसका वाटर लिली है। जबकि जो टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में स्पंजी टिश्यूज़ होता है और वो लीव्स थोड़े से थिन होते हैं और इसी वजह से जो है वो ये इन फीचर्स की वजह से ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी में से रिमूव करते हैं। अब आ जाते हैं हेलोफाइट्स के ऊपर। हेलोस का मतलब सॉल्ट होता है और फाइट मीनिंग प्लांट्स। तो ये वो प्लांट्स हैं जो कि सॉल्टिश वाटर में ग्रो करते हैं। चूँकि बाहर की एनवायरनमेंट में सॉल्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है तो बाहर की एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होती है जो कि प्लांट्स में से वाटर को बाहर खींच सकती है। इस वजह से प्लांट्स अपने अंदर सॉल्ट को कंटेन रखते हैं ताकि वो मज़ीद वाटर अंदर खींच सकें। तो उनके कुछ फीचर्स डेवलप करते हैं जिसमें सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सॉल्ट स्टोर रहती है। इसके अलावा जो है वो सॉल्ट को बाहर मूव नहीं होने देते और साथ ही वाटर को मूव होने से रोकते हैं
और इसके अलावा कुछ सॉल्ट जो है वो इनकी सरफेसेस पे एक्यूमुलेट हो जाती है लीव्स की सरफेसेस पे, जो मज़ीद वाटर को अट्रैक्ट करती है और फिर ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है लीव्स के अंदर ताकि वाटर कंटेंट नॉर्मल रह सके प्लांट का। अब मीज़ोफाइट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक मॉडरेट वाटर कंडीशंस पे ग्रो करते हैं, यानी कि ऐसा सॉइल जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा वाटर है और ना ही जो है वो बहुत कम वाटर है। इनके एक मॉडरेट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं और इनका एक वेल डेवलप रूट सिस्टम होता है जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है और इनके मॉडरेट साइज लीव्स होते हैं। चौथे टाइप्स है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स वो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लो वाटर क्वांटिटी वाले सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे कि डेजर्ट है या फिर हाई एल्टीट्यूड पर। चूँकि इनको वाटर को बहुत ज़्यादा डीपली एब्जॉर्ब करना पड़ता है और उसको कंजर्व रखना करता है, तो उनकी फॉलोइंग करैक्टर्स होती हैं कि उनकी रूट सिस्टम बहुत ही डीप सॉइल में जाती है ताकि वो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा उनके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल्स होता है जो कि वाटर को बाहर नहीं जाने देता। इनके शॉर्ट साइज लीव्स होते हैं या स्पाइन शेप के लीव्स होते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो स्टोमेटा के थ्रू। कुछ ज़ीरोफाइट्स में स्पेशल पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं स्टेम के अंदर जहां वो वाटर स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए उनकी स्टेम सॉफ्ट होती हैं और जूसी होती हैं। अब हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ा है अभी तक, अब हम आते हैं होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स पर। तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी या तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं या टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, यानी कि या तो पानी के रहने वाले जानवर होते हैं या फिर ज़मीन पे रहने वाले। तो जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि फ्रेश वाटर में रहने वाले, यानी कि जिसमें लो सॉल्ट कंडीशन हो, और मेरीन वाटर या सी वाटर में रहने वाले जहाँ पे हाई सॉल्ट कंडीशन हो। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स के बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशंस होती हैं और इनके आउटसाइड एनवायरनमेंट में एक हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, और इनको हमेशा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि उनकी सॉल्ट्स बाहर की तरफ मूव करना चाहती हैं, तो उनको सॉल्ट को प्रिजर्व करना होता है और वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है जिसको उनको एक्सेस वाटर को बाहर निकालना होता है। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं वो एक्सेस वाटर को बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर निकालते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम, जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करके एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और सॉल्ट की लॉस होने से रोकने के लिए वो एक्टिवली अपटेक करते हैं सॉल्ट को गिल्स के ज़रिए और स्किन के ज़रिए, और इसमें सारी फिश आ जाती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। अब हम आ जाते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स। तो मैरीन एनिमल्स में चूँकि बाहर एक हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, इनके हाई सॉल्ट कंडीशन होती है, तो ज़्यादातर मैरीन एनिमल्स की हाइपोटोनिक कंडीशन होती है इन देयर बॉडी। लेकिन कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ज़रिए वो कुछ मैरीन एनिमल्स अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक रखते हैं या फिर आइसोटोनिक रखते हैं। अब इसमें 3 टाइप्स हो गई, तो उनमें से जो बोनी फिशेस होती हैं वो अपनी बॉडी के इनसाइड हाइपोटोनिक कंडीशंस रखती हैं, यानी कि लो सॉल्ट होती है इनसाइड द बॉडी, और वो वाटर को एक्टिवली बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। इसके अलावा उनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो कि मज़ीद वाटर को अंदर की तरफ मूव करते हैं और सॉल्ट को भी एक्यूमुलेट करते हैं। ये बोनी फिशेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। फिर जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनकी बॉडी में हाई सॉल्ट कंडीशन होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में यूरिया स्टोर करती हैं, और इसके अलावा वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स खाते हैं जिससे मज़ीद यूरिया बनता है और मज़ीद सॉल्ट्स एक्यूमुलेट होती हैं।
फिर ऑस्मो कन्फर्मर हैं जिनमें आइसोटोनिक कंडीशंस होती हैं, इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है और इनमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी या फिर कोई ऐसे ग्लैंड्स नहीं होते जो कि सॉल्ट या वाटर इनटेक की ज़्यादा अपटेक करें, इसलिए ये एक आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मैरीन वाटर में रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल कंडीशन में कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स ज़मीन पर रहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बहुत हार्श होती हैं, डायरेक्ट आप सूरज से कांटेक्ट में रहते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर एक बेसिक प्रॉब्लम होता है कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। अब इसमें आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहते हैं। इनके कोई ख़ास फीचर्स होते हैं जिसमें इनके बॉडीज़ जो हैं वो कभी कभी एक बहुत ही थिक किस्म के एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है ताकि वाटर लॉस ना हो सके, या फिर थिक स्किन होती है जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा वो उनकी किडनीज और रेक्टम वाटर को रीअब्जॉर्ब करती हैं ताकि वाटर कंटेंट को मेंटेन रखा जा सके। और ये एनिमल्स अपनी थर्स्ट के मुताबिक वाटर इनटेक को बढ़ाते रहते हैं जिससे वो एक नॉर्मल वाटर कंटेंट बॉडी में मेंटेन रखते हैं बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। कुछ एनिमल्स के एक ख़ास किस्म का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिससे ये फैट्स को यूटिलाइज करते हैं और उससे वाटर बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल में कैमिल या ऊँट है जिसको शेप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है और इसी वजह से कहा जाता है कि वो सहराओं में सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बनते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह, इन सब को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये प्रोटीन्स की इनटेक होती है और दूसरे भी जो कंपाउंड्स हैं उनको बॉडी में कैटाबोलाइज करते हैं, यानी कि यूटिलाइज होता है, और जो टूट फूट होती है और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होती है जैसे अमोनिया वगैरह, यूरिया, अमोनिया वगैरह। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनको क्यों रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सेल्स के लिए और ऑर्गन्स के लिए, और सेल डैमेज कर सकते हैं और ऑर्गन्स की वर्किंग को रोक सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। अब ये बुक में हमारे एक टेबल दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। तो प्लेनेरिया जो एनिमल है जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्रेम सेल्स होता है, यानी कि प्रोटोनेफ्रीडिया, और एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं जिनसे वो डाइल्यूट यूरिन पास करता है। फिर अर्थवर्म है जो कि एनेलिड्स को बिलोंग करता है और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये मेटानेफ्रीडिया कहलाता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोड की एग्जाम्पल है, और जो भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो सब उनके अंदर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये यूरिक एसिड के पैलेट्स एक्सक्रीट करते हैं। और जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किडनीज कहलाते हैं और वो उसके ज़रिए अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म होता है और बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।